गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल 14। हमें पता है कि राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक दी है। सिर्फ आर्टिकल 14 ही राइट टू इक्वालिटी नहीं देता है। राइट टू 6 क्लासिफिकेशन है फंडामेंटल राइट्स के। जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है राइट टू इक्वालिटी, वो आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक बात करता है, सिर्फ आर्टिकल 14 की बात नहीं करता है। आपको रोज़ ये लेक्चर्स देखने हैं। आप हर दिन अगर अपना काम करते हैं तो आप देखेंगे कंसिस्टेंसी के साथ, तो आप देखेंगे आपके पूरे टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे, आपके पूरे बेसिक्स से आपका क्लियर हो जाएगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आज आपने पढ़ा कल आपने नहीं पढ़ा। अगर आपके पास कंसिस्टेंसी नहीं है तो आप कोई भी सब्जेक्ट कवर नहीं कर पाएंगे। दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, एक कंसिस्टेंसी और एक रिवीजन। आप कितना भी पढ़ लो आप भूल ही जाओगे, इसीलिए कंसिस्टेंसी बनाए रखना बहुत ज़रूरी है पढ़ते वक्त। तो आज अगर आपने लेक्चर्स देखा तो उसको रिवाइज करना है, जितने टाइम आप रिवाइज कर सकते हैं, ताकि आप फ्यूचर में ना भूलें उसे। चलिए शुरू करते हैं। आर्टिकल 14 हैज़ 2 कंपोनेंट्स। पहला है इक्वालिटी बिफोर लॉ, दूसरा है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। आर्टिकल 14 में हमें दो कॉन्सेप्ट देखने को मिलते हैं। एक इक्वालिटी बिफोर लॉ, जो कि हमने ब्रिटिश से बोरो किया है, और ये प्रोफेसर डाइसी का कॉन्सेप्ट है। ये एक नेगेटिव फंडामेंटल राइट है। इक्वालिटी बिफोर लॉ मतलब कि लॉ के आगे सब बराबर है, कानून के आगे सब बराबर है। कानून के आँख में पट्टी बंधी है, वो आपने कहावत सुनी है, कानून के आँख में पट्टी बंधी है। कोर्ट में भी आप देखते होंगे कानून, वो क्या दर्शाता है? इक्वालिटी बिफोर लॉ, कि चाहे कोई भी आ जाए इक्वालिटी रहेगी बिफोर लॉ, कानून के आगे सब बराबर है। वही दूसरी तरफ एक बात करता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, कि जो लोग इक्वल नहीं हैं उन तक हमारे भारत में क्या है, हमें इक्वालिटी देनी नहीं है, हमें इक्वालिटी अचीव करनी है। फॉर एग्जाम्पल, अ लाइक शुड नॉट बी ट्रीटेड एज लाइक। जो लोग पीछे रह गए हैं और जो लोग पीछे हैं उनको ऐसा नहीं माना जाए कि वो बराबर है। तो अगर कोई लोग कुछ मैच चल रहा है, अगर कुछ देख रहे हैं और किसी की हाइट छोटी है और किसी की बड़ी है, तो आप सेम स्टूल अगर सबको पकड़ा दोगे तो आप इक्वालिटी कभी अचीव नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप जिसकी हाइट छोटी है उसको आप बड़ा स्टूल दे दोगे, और जिसकी हाइट छोटी है उसको आप जिसकी हाइट बड़ी है उसको छोटा स्टूल दो, तो इक्वालिटी अचीव हो जाएगी। तो हमारे भारत में क्या है, हमें इक्वालिटी अचीव करनी है, देनी नहीं है। तो ये हमें कौन बताता है? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। और आप ये कैसे करेंगे? रिजर्वेशन से करेंगे, रिजर्वेशन दे के करेंगे। सब्सिडीज पॉलिसीज ये क्यों है? क्योंकि हम इक्वालिटी अचीव करना चाहते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट हमारे भारत में कहाँ से आया है, आर्टिकल 14 के इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, जो कि एक पॉजिटिव फंडामेंटल राइट है, जो कि हमने यूएस से बोरो किया है, यहाँ से हमारा रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट आता है। आर्टिकल 14, मैंने आपको पूरा क्लासिफिकेशन पढ़ाया है कि सिटीजन्स और फॉरेनर्स के लिए कौन से राइट अवेलेबल हैं, अगेंस्ट स्टेट ओनली कौन से राइट अवेलेबल है स्टेट के लिए, और मैंने प्राइवेट इंडिविजुअल और स्टेट के लिए ट्रिक बताई थी। जैसे कि सारे फंडामेंटल राइट हमें स्टेट के अगेंस्ट दिए हैं, लेकिन जो स्टेट को भी दिए हैं और प्राइवेट इंडिविजुअल को भी दिए हैं, उनका हमें ट्रिक कैसे याद करना? ऑड नंबर्स 15, 17, 19, 21, 23 एंड 24, जो कि इवन नंबर है। सिर्फ इतने ही हमें प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट दिए हुए हैं। तो आर्टिकल 14 किस में आता है? अगेंस्ट स्टेट ओनली, कि हमें अगर स्टेट हमारे फंडामेंटल राइट को ब्रीच करेगी, आर्टिकल 14 का उल्लंघन करेगी, तो हम कोर्ट के पास जा सकते हैं। ये एब्सोल्यूट नहीं है, मतलब कि इसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं। इक्वालिटी बिफोर लॉ, इसका दूसरा नाम ये भी होता है रूल ऑफ लॉ, मतलब कि एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरी पावर। अगर कहीं पे तानाशाह है तो वहाँ पे कानून नहीं चल सकता है। तो रूल ऑफ लॉ हमें क्या बताता है? लॉ ही किंग है, लॉ इज किंग। तो लेक्स रेक्स, ये हमें क्या बताता है? कि कानून के आगे सब बराबर है।
एब्सेंस ऑफ आर्बिट्री पावर, ये नहीं कि सरकार की आर्बिट्री पावर चलेगी, नो वन इज अबोलो, लेक्स रेक्स, लॉ इज द किंग, ये इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये रूल ऑफ लॉ को भी बताता है। ये एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है, मैंने अभी पढ़ा है ना इक्वालिटी बिफोर, ये आर्टिकल 4, तो हमें रूल ऑफ लॉ कहाँ से मिलता है, आर्टिकल 14 से मिलता है। अगर मैं रूल ऑफ लॉ की बात करूँ तो अब इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, पावर टू बी डिराइव फ्रॉम लॉ एंड टू बी एक्सरसाइज एज पर लॉ, कि जो कानून में लिखा है, लॉ में लिखा है, वहीं से आपको पावर डिराइव हो रही है और उसी के अनुसार आप अपनी एक्सरसाइज, अपनी शक्तियों का प्रदर्शन कर रहे हैं, उससे अपडेट, उसके आगे नहीं जाके अपनी आर्बिट्रीनेस नहीं दिखा रहे हैं, आप अपनी मनचाही नहीं कर रहे हैं, जो लॉ में लिखा है आप उसी के अनुसार काम कर रहे हैं। ये होता है रूल ऑफ लॉ, लॉ ही राजा है, लॉ इज़ द किंग टू प्रिवेंट अनरीजनेबल पावर ऑफ गवर्नमेंट। ये क्यों ज़रूरी है कि अगर गवर्नमेंट को हमने वो देखो हमने वोट दिया, सरकार बनाई, लेकिन अगर वो अपनी आर्बिट्री अपनी मनचाही करेंगे तो ये तो गलत हो जाएगा, यहाँ तो डेमोक्रेसी के लिए खतरा हो जाएगा। इसलिए रूल ऑफ लॉ बहुत ज़रूरी है टू प्रिवेंट अनरीजनेबल पावर ऑफ लॉ। ये सेम ही चीज़ दी है बट अलग अलग वर्ड्स में दी है। कंट्रोल्ड पावर, रूल ऑफ लॉ में क्या चलता है, सॉरी रूल की स्पेलिंग गलत है, आई एम सॉरी। रूल ऑफ लॉ क्या बताते हैं, कंट्रोल्ड पावर, ठीक है, पावर को कंट्रोल में कर रखता है। और स्ट्रेंथन कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है उसको बचा के रखता है। असेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ के असेंशियल कंपोनेंट्स क्या हैं, देखो रूल ऑफ लॉ पहली बात तो ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन का पार्ट है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं, ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन का पार्ट है। कोई अगर आपसे पूछेगा रूल ऑफ लॉ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन का पार्ट है तो आप बोलोगे हाँ है। डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट, ठीक है, हम और इंडिपेंडेंट जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू इज़ अ फीचर ऑफ इंडिपेंडेंट जुडिशरी। देखो ये इंडिपेंडेंट जुडिशरी क्या है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी भी एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन का पार्ट है और जुडिशियल रिव्यू उसका एक फीचर है। जुडिशियल रिव्यू हमें कहाँ से मिलता है, आर्टिकल 13 से। क्या ये मेंशन है आर्टिकल 13 में, क्या डिफाइंड है, ना तो मेंशन है ना डिफाइंड है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है हमें जुडिशियल रिव्यू का, आर्टिकल 13 से आता है। और इंडिपेंडेंट जुडिशरी का ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। तो अगर हाँ चलो, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी जुडिशियल रिव्यू क्या इम्पोर्टेंट है रूल ऑफ लॉ को बनाए रखने में, क्या उसका एक इम्पॉर्टेंट मतलब क्या उसका रोल है, हाँ तो आप बोलेंगे हाँ जुडिशियल रिव्यू का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। क्यों, क्योंकि रूल ऑफ लॉ का जो एक इम्पॉर्टेंट पिलर है इंडिपेंडेंट जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू उसका पार्ट है। तो भारत में जुडिशियल रिव्यू बेसिक जुडिशियल रिव्यू बहुत ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स जो कि रूल ऑफ लॉ को से रिलेटेड आई हैं उनको हम पढ़ते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया इंडिपेंडेंट जुडिशरी रूल ऑफ लॉ का इम्पॉर्टेंट पिलर है। तो क्या हुआ था कि 4th जजेस केस हुआ था 2015 में। इसमें क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया था 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट NJAC। पार्लियामेंट ने एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की थी जिसका वो 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, और इसमें एक इन्होंने बनाया था NJAC, जहाँ पे जुडिशरी की जो इंडिपेंडेंट है उसको खतरा हो गया था। क्यों, क्योंकि इसमें कुछ अलग कुछ एग्जीक्यूटिव मेंबर्स भी डाले थे, कुछ एमिनेंट पर्सन भी डाले थे, और किस बेसिस पे ये भी नहीं बताया। तो ये एक जुडिशरी की इंडिपेंडेंट को खतरा हुआ ना, और यहाँ पे तो इसीलिए इट इज़ अगेंस्ट द इंडिपेंडेंट जुडिशरी। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्या कर दिया था, वायलेट कर दिया, मतलब कि इसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया था कि वायलेट रूल ऑफ लॉ, जो कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी जो कि रूल ऑफ लॉ का एक इम्पॉर्टेंट फीचर है, और रूल ऑफ लॉ आर्टिकल 14 में आता है, और आर्टिकल 14 को ये वायलेट कर रहा है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को स्ट्रक डाउन कर दिया था, खारिज कर दिया था, ठीक है। पहली तो ये, दूसरी DC वाडवा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार
वहाँ पे WA है, सॉरी, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट सेड कि फ्रिक्वेंट यूज़ ऑफ ऑर्डिनेंस कब ज़रूरी है। देखो 3 सेशंस होते हैं, लेकिन वो साल भर में 12 महीने तो नहीं होते, कुछ महीने नहीं होते। फॉर एग्जांपल जून में नहीं होता है, अक्टूबर में नहीं होता है। तो जब सेशंस नहीं होते हैं तो क्या ऑर्डिनेंस लाया जा सकता है? हाँ, लाया जा सकता है, लेकिन यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे। और ऑर्डिनेंस ज़रूरी क्यों होता है? देश में कुछ इमरजेंसी आई और किसी कानून की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन संसद सेशन में नहीं है, पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, तो उस समय प्रेसिडेंट या गवर्नर ऑर्डिनेंस ला सकते हैं। गवर्नर स्टेट में ला सकते हैं ऑर्डिनेंस, और प्रेसिडेंट पूरे इंडिया में ऑर्डिनेंस ला सकते हैं। लेकिन अभी आजकल क्या होने लगा था कि फ्रिक्वेंट यूज़ ऑफ ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर बाय द गवर्नमेंट, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने खुद बोला कि इज़ अ फ्रॉड ओवर द कॉन्स्टिट्यूशन। ये एक तरह का फ्रॉड है ओवर द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर आप इसको फ्रिक्वेंट यूज़ करते हो। कभी कभी जब ज़रूरत है तब ऑर्डिनेंस इज़ गुड, बट आप इसका अगर फ्रिक्वेंट यूज़ करोगे तो आप तो मिसयूज़ कर रहे हैं ना। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला DC बदवा केस में कि frequent use of ordinance making power by the government is a fraud over the constitution। तो ये नहीं होना चाहिए, फ्रिक्वेंट यूज़ नहीं होना चाहिए, जब ज़रूरत है तभी करनी चाहिए। ADM जबलपुर वर्सेस S शुक्ला केस 1976 में क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने? रूल ऑफ लॉ इज एंटीथीसिस ऑफ आर्बिट्रेरीनेस। ये रूल ऑफ क्या है? रूल ऑफ लॉ आर्बिट्रेरीनेस के खिलाफ है। तो रूल ऑफ लॉ हमारी डेमोक्रेसी को भी तो बचा के रख रहा है, कि जैसे कि नॉर्थ कोरिया है, वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है कुछ, और अफ़गानिस्तान में भी डेमोक्रेसी नहीं है, पाकिस्तान में भी डेमोक्रेसी नहीं है, वहाँ पे आर्बिट्रेरीनेस चलती है। तो रूल ऑफ लॉ क्या हमारे देश में क्या करके रखा है? बचा के रखा है आर्बिट्रेरीनेस को। तो ये रूल ऑफ लॉ इसलिए बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। रूल ऑफ लॉ रिकॉग्नाइज इंडिविजुअल लिबर्टी, ये इंडिविजुअल लिबर्टी को भी बचा के रखता है। रूल ऑफ लॉ फाइन बैलेंस बिटवीन इंडिविजुअल लिबर्टी एंड पब्लिक ऑर्डर। देखो पब्लिक ऑर्डर कौन कर सकता है? गवर्नमेंट। और इंडिविजुअल लिबर्टी किसकी हो सकती है? हमारी, आपकी, हम सबकी हो सकती है। तो अगर कानून के दायरे में सरकार काम करेगी, अंडर द रूल काम करेगी, तो एक फाइन बैलेंस बना रहेगा बिटवीन द इंडिविजुअल लिबर्टी और पब्लिक ऑर्डर के बीच। हार्मोनाइजिंग इंडिविजुअल लिबर्टी विद पब्लिक ऑर्डर इज द रोल ऑफ इंडिपेंडेंट जुडिशरी। कानून का क्या काम है? कोर्ट का इंडिपेंडेंट जुडिशरी क्यों इम्पॉर्टेंट है? तो इसमें आप ये भी कोट कर सकते हैं कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि अगर सरकार अपनी मनमर्जी करने लगेगी तो हमारी तो लिबर्टी चली जाएगी ना। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का एक मतलब कोर्ट का, कानून का एक इम्पोर्टेंट रोल आ जाता है। इसलिए इंडिपेंडेंट जुडिशरी जो है रूल ऑफ लॉ का एक इम्पॉर्टेंट पिलर है। देखो ADM जबलपुर केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? द जुडिशियल रिव्यू इज़ अ पार्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ। मैंने ये क्यों बताया कि जुडिशियल रिव्यू पार्ट क्यों है रूल ऑफ लॉ का? क्यों? क्योंकि जो इंडिपेंडेंट जुडिशरी है वो एक इम्पॉर्टेंट पिलर है। किसका? रूल ऑफ लॉ का। इधर देखो, रूल ऑफ लॉ का एक इम्पॉर्टेंट पिलर है। तो और जुडिशियल रिव्यू उसका एक फीचर है, इसीलिए जुडिशियल रिव्यू इज़ अ पार्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ। अब बात करते हैं हम हमारे सेकंड कॉन्सेप्ट की, जो कि इक्वल प्रोटेक्शन लॉ, जो कि हमने US से बोरो किया है। ये एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है जो हमें रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट देता है कि भारत में हमें रिजर्वेशन क्यों देते हैं हम? क्योंकि जो कुछ लोग अपने आप को सुपीरियर समझते हैं, और अगर रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट कब ख़त्म होगा? जब आप कुछ लोग अपने आप को ऊपर समझना बंद कर देंगे। तो और हमें इक्वालिटी भारत में अचीव करनी है, देनी नहीं है किसी को, इसलिए रिजर्वेशन ज़रूरी है। लेकिन सवाल ये है कि कब तक? क्या ये परमानेंट होना चाहिए? नहीं, रिजर्वेशन टेम्परेरी होना चाहिए। देखो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है, US से हमने बोरो किया है। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन अलाउड है, लेकिन टेम्परेरी इन नेचर, कि अगर किसी के फैमिली में से कोई सरकार की पोस्ट
कोई जिसको गवर्नमेंट पोजीशन मिल गई है तो ज़रूरी नहीं है कि अब उसके सारे ही फैमिली मेम्बर्स को देना चाहिए। तो यहाँ पे चेंज आना चाहिए कि अगर आपके रिजर्वेशन आपकी फैमिली में किसी को मिल गया है तो ये होना चाहिए, है नहीं लेकिन होना चाहिए। तो रिजर्वेशन तो ज़रूरी है बट सबके लिए ज़रूरी नहीं है। इक्वल्स टू बी ट्रीटेड इक्वली एंड अनइक्वल विल बी ट्रीटेड डिफरेंटली। जो लोग बराबर हैं उनको इक्वल ट्रीट किया जा रहा है, जिनकी हाइट सेम है, फॉर एग्जाम्पल जिनकी हाइट सेम है उनको सेम स्टूल दिया जा रहा है, लेकिन जिसकी हाइट अनइक्वल है, जिसकी हाइट छोटी है, उसको बड़ा स्टूल दिया जा रहा है ताकि वो बराबरी से देख सके। अगर कोई मैच चल रहा है तो वो लोग बराबर से देख सके। इसीलिए अनलाइक शुड नॉट बी ट्रीटेड एज लाइक, कि जो लोगों को वहाँ तक पहुँचने की सुविधा नहीं है उनको आप मौका ही नहीं दे रहे, इसलिए रिजर्वेशन ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल दिस, कि आप देख सकते हैं फर्स्ट लाइन में कुछ लोग आगे हैं और पीछे के 2 लोग पीछे रह गए, तो हमें इक्वालिटी अचीव करने ताकि वो भी एक सेम लाइन में आ जाए, सेम लेयर में आ जाए। हमें अलग डिफरेंट लेयर्स नहीं चाहिए, इसलिए हमें रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट चाहिए। तो ये हम करते कैसे? थ्रू हाउ स्पेशल प्रोविज़न। तो हम इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ करते कैसे हैं, कि हम पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन अलाउड कैसे है। टू क्रिएट इक्वल सोसाइटी, तो हमें एक इक्वल सोसाइटी बनानी है। तो पंचायत में हमने फीमेल रिजर्वेशन दिया, म्यूनसिपैलिटी में फीमेल रिजर्वेशन है 33% का, लेकिन अभी जो बात चल रही है कि वुमेन को रिजर्वेशन देना चाहिए लोकसभा और राज्यसभा में, अभी नहीं है। अभी सिर्फ SC ST को लोकसभा में रिजर्वेशन है, लेकिन राज्यसभा में ना तो SC SC को रिजर्वेशन है और ना ही वुमेन को रिजर्वेशन है। तो लोकसभा और राज्यसभा में लोकसभा और विधानसभा में SC और ST का रिजर्वेशन है, राज्यसभा में SC ST का रिजर्वेशन नहीं है। नोटेड। SSC UPSC IIT IIM में SC SC OBC EWS इन सबको रिजर्वेशन देना क्यों देते हैं हम? टू क्रिएट एन इक्वल सोसाइटी, लेकिन ये परमानेंट नेचर में नहीं होना चाहिए। इक्वल नेचर मतलब टेम्परेरी नेचर में होना चाहिए, इसमें सुधार की तो ज़रूरत है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये एक अफर्मेटिव एक्शन है और इक्वालिटी बिफोर लॉ ये एक रूल ऑफ लॉ है। तो हम अफर्मेटिव एक्शंस कैसे करते हैं? हम अच्छे एक्शंस कैसे कर सकते हैं? बाय रिजर्वेशन, वेलफेयर पॉलिसीज ला सकते हैं। टू एंड सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, मैंने अभी बताया कि हमें लेयर्स नहीं चाहिए। स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब होता है लेयर्स, तो हमें सोसाइटी से लेयर्स हटानी है, इसीलिए हमें अफर्मेटिव एक्शंस की ज़रूरत है, जैसे कि रिजर्वेशन, वेलफेयर पॉलिसीज़, सब्सिडीज़। इक्वल प्रोटेक्शन लॉ हम इसके दायरे में करते हैं। वहीं इक्वालिटी बिफोर लॉ जो है, रूल ऑफ लॉ, नो आर्बिट्रीनेस, कानून के आगे सब बराबर है, कानून के आग पर पट्टी बंधी हुई है। तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ हमें क्या बता रहा है? टू एंड स्ट्रेटिफाइड सोसाइटी विथ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन फॉर द पर्पस ऑफ लाइफ। अब हम देखते हैं कि आर्टिकल 14 मैंने बताया था कि एब्सोल्यूट राइट नहीं है, यहाँ पे कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं, जैसे कि आर्टिकल 361, ये आर्टिकल 14 का रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, जहाँ पे प्रेसिडेंट और गवर्नर को क्या दी गई हुई है? इम्यूनिटी दी गई हुई है। कहाँ पे इम्यूनिटी दी गई है? सिविल केस में, क्रिमिनल केस में। अगर कोई सिविल केस चल रहा है, जैसे कि चोरी या किसी चीज़ का, सिविल केस क्या होता है? 2 तरह के केस होते हैं, एक सिविल केस होता है, एक क्रिमिनल केस होते हैं। सिविल केस में डाइवोर्स, फैमिली प्रॉब्लम्स या ये चोरी, ये सब सिविल केस में आते हैं, और वहीं मर्डर, रेप केस, ये सब क्रिमिनल केस में आते हैं। तो अगर कोई सिविल केस प्रेसिडेंट और गवर्नर पर चल रहा है, तो अगर कोई सिविल केस गवर्नर या अगर कोई सिविल केस चल रहा है तो प्रेसिडेंट या गवर्नर पर तो 2 महीने का नोटिस देना पड़ेगा, तभी आप उन पर सिविल केस कर सकते हैं अगर वो अपने ऑफिस में हैं। जब प्रेसिडेंट और गवर्नर अपने ऑफिस में होते हैं तो उन पर सिविल केस नहीं चल सकता है। अब आप ऐसा नहीं कि आज आपका मन किया और आपने सिविल केस उन पर चालू कर दिया, उनको आपको 2 महीने का प्रायर नोटिस देना पड़ेगा, तभी आप उन पर सिविल केस चालू कर सकते हैं। वहीं जब क्रिमिनल केस की होती है तो नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इन एनी कोर्ट ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस, जब तक वो दोनों अपने अपने ऑफिस में हैं
तब तक उन्होंने भले ही रेप क्यों ना कर दिया हो, किसी का मर्डर क्यों ना कर दिया हो, आप उन पे क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं कर सकते किसी भी कोर्ट में, इन एनी कोर्ट। लेकिन जब वो अपने ऑफिस से बाहर आएंगे, जब अपने वो पद को छोड़ देंगे, तब आप उन पे क्रिमिनल केस कर सकते हैं। तो आर्टिकल 61 में उनको ये इम्यूनिटी मिली है। साथ में उन्हें ये भी लिखा है कि इम्यूनिटी फ्रॉम जुडिशियल प्रोसीडिंग्स नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट। वो किसी भी कोर्ट को जवाबदेही नहीं है, वो किसी भी कोर्ट के लिए आंसरेबल नहीं है। किस बात के लिए? फॉर हिज एक्सरसाइज परफॉर्मेंस ऑफ द पावर एंड ड्यूटीज़। जो वो अपने पद पर रह के ड्यूटीज़ कर रहे हैं, पावर हैं जो उनकी, जो वो काम कर रहे हैं, उसके लिए वो आंसरेबल नहीं है किसी भी कोर्ट में। इससे भी उनको इम्यूनिटी दी है, इम्यूनिटी फ्रॉम द जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, किस फॉर आंसरेबल टू एनी कोर्ट। एनी कोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट भी, फॉर हिज एक्सरसाइज परफॉर्मेंस और ड्यूटीज़ पावर। साथ ही जो फॉरेन डिप्लोमेट, तो मैं अगर पूछूं कि मैंडेमस जो ऑर्डर करते हैं कोर्ट, क्या वो प्रेसिडेंट और गवर्नर पे लग सकता है? नहीं लग सकता है। जो कि रेट्स होते हैं 5 तरह के, तो वी कमांड ऑर्डर जो देते हैं कोर्ट, तो क्या वो प्रेसिडेंट और गवर्नर पे लगता है? वो भी नहीं लगता है। वहीं सेकंड चीज़ क्या है? ये हमारा आर्टिकल 361 हो गया। अब हम देखते हैं कि फॉरेन जो डिप्लोमेट्स होते हैं, ये आर्टिकल 361 में नहीं दिया हुआ है, ये अलग दूसरा रीजनेबल ग्राउंड ऑफ रेस्ट्रिक्शन ये है कि जो फॉरेन डिप्लोमेट्स होते हैं, वियना कन्वेंशन में उनको क्या दी गई थी? इम्यूनिटी दी गई थी। उनको जो डिप्लोमेट्स जो भारत से किसी और कंट्री में जिनकी एम्बेसीज आज मतलब जो भारत के डिप्लोमेट्स हैं जो दूसरी कंट्री में रह रहे हैं, उनको भी इम्यूनिटी मिली हुई है। किस कन्वेंशन ने दी थी? वियना कन्वेंशन ने दी थी उनको इम्यूनिटी। लेकिन ये इम्यूनिटी ना म्यूचुअल है, कि अगर उनको इम्यूनिटी कोई हमारे देश में भी किसी और देश के, जैसे फॉर एग्जांपल अमेरिका का डिप्लोमेट हमारे देश में है, तो उनको भी इम्यूनिटी है। लेकिन और हमारे डिप्लोमेट उनके देश में है, तो उनको भी इम्यूनिटी है। और ये इम्यूनिटी म्यूचुअल है। कल को अगर वो हमारे डिप्लोमेट्स को इम्यूनिटी नहीं देते, तो हम भी उनको इम्यूनिटी नहीं प्रोवाइड करेंगे। ये एक म्यूचुअल इम्यूनिटी है। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज़ मेरे लेक्चर्स को लाइक करिए और मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करिए और इसको अपने दोस्तों में शेयर करिए। आई अश्योर यू, मैं आपकी पॉलिटी बिल्कुल बेसिक से क्लियर करूँगी और आपको कुछ टाइम बाद रियलाइज़ होगा कि आपकी पॉलिटी बहुत स्ट्रांग हो गई है। थैंक यू।